Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be discussing the chapter 5th of your history textbook, that is the age of industrialization. ठीक है. So जैसे कि हम हिस्ट्री के सब चैप्टर्स में पहले तो हमने नेशनलिज्म पढ़ा, ठीक है. उसके बाद हमें अब मेनली हिस्ट्री के चैप्टर्स में कैसे कैसे वर्ल्ड में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं डिफरेंट फील्ड्स में, वो पढ़ना है. ठीक है. जैसे आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि लिटरेचर में, नॉवेल्स में, प्रिंट मीडिया में कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई. तो ऐसे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की फील्ड में, ठीक है, कि जो फैक्ट्रीज आई धीरे धीरे कैसे आई, कहाँ पर आई, किस किस फील्ड में आई, किस किस प्रोडक्ट में आई, और फिर धीरे धीरे कंट्रीज में कैसे फैली और कंट्रीज को कैसे इफेक्ट किया, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशंस, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीमशिप्स. ठीक है. तो हमें पता है कि जैसे जैसे वर्ल्ड ने मॉडर्नाइज किया, प्रोग्रेस किया, वैसे वैसे ये सब चीजें डेवलप होने लगी. The history of industrialization thus becomes simply a story of development and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. ठीक है. So this is a very simple line कि मॉडर्न आज की जो एज है, मॉडर्न एज, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइंस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रोग्रेस हो रही है. ठीक है. पर ऑब्वियसली इसके डाउनसाइड्स भी हैं बहुत. Now, even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. तो एक बार इसकी definition देख लेते हैं proto-industrialization की. important term है हमारे chapter के लिए. क्या है इसका मतलब? ऐसा पीरियड, ठीक है, जिसमें जो प्रोडक्शन था, जो भी हमारी फैक्ट्रीज, जो भी रिलेटेड था हमारा प्रोडक्शन गुड्स का, वो फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं था. ठीक है. वो उससे पहले के पीरियड में था, मास प्रोडक्शन होता था बट इंडस्ट्रियलाइज लेवल पे नहीं होता था. ठीक है. So the period of industrialization before the factories came up, first factories came up in Europe, is termed as proto-industrialization. This period was marked by merchants from towns getting products made in villages. तो बेसिकली लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स बनते थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो इस फेज का पार्ट थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के. यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं आई थी अभी तक, इंडस्ट्रीज नहीं आई थी. जो भी मैनुअली जो भी काम होता था छोटे या बड़े लेवल पे, उससे जितनी भी ट्रेड कैरी आउट होती थी वो इस फेज में आ जाती है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. नाउ रीजंस फॉर फोकस ऑफ मर्चेंट्स ऑन विलेजेस. ठीक है, कि जब ये फेज चल रही थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट्स मेड इन विलेजेस. ठीक है. तो वाई ये क्यों पॉपुलर थे? ठीक है. तो जो मर्चेंट्स थे, फोकस ऑफ मर्चेंट्स ऑन विलेजेस, जो मतलब ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो भी गुड्स प्रोक्योर करते थे, उनका क्यों था इंटरेस्ट रूरल इस विलेज साइड में. ठीक है. सो वो देख लेते हैं हम. मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगैन टू मूव टू द कंट्री साइड, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, persuading them to produce for an international market. तो बहुत सिंपल सी लाइन है. क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स थे टाउन से, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स या बिजनेसमैन होते थे, वो पैसे देते थे, सप्लाई मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स. विलेजेस में जो भी पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स होते थे, उनको वो मनी सप्लाई करते थे. ठीक है. एंड ऑब्वियसली किस लिए? ताकि वो उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, और फिर जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो उसको कहाँ बेचते थे? इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है. तो ये इनकी सप्लाई चेन थी कि जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो पैसे सप्लाई करते हैं विलेजेस में गुड्स बनवाने के लिए, और फिर जो गुड्स बनते हैं वो उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देते हैं. ठीक है. नाउ विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द डिमांड फॉर गुड्स बिगैन टू ग्रो. ठीक है. ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ट्रेड बढ़ी. ठीक है. कंट्रीज में कॉन्टैक्ट बढ़ने लगे, और ये जो लिखा एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, जो यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज को एक्वायर करना शुरू किया, इन सब की वजह से डिमांड फॉर गुड्स बिगैन ग्रोइंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम गुड्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो कैसे धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ने लग गई गुड्स के लिए. नाउ देयर वर पावरफुल ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड्स इन अर्बन एरियाज. These associations controlled competition and prices and prevented entry of a new player in the market.
Because of them, it was difficult for new merchants to set business in towns. इसको इनफैक्ट मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में ही कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वो डिफरेंट पॉइंट है कि हमने पढ़ लिया कि क्या सिस्टम था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसके बाद मर्चेंट्स क्यों इंटरेस्टेड थे विलेज एरियाज में और कैसे वो फंक्शन करते थे, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि अर्बन एरियाज में बहुत ही पावरफुल गिल्ड्स होते थे। ठीक है, गिल्ड्स मतलब आप मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, जो बहुत एक क्लोज नेट ग्रुप होता था। तो वो क्या करते थे, ऑब्वियसली कोई भी अगर नया कॉम्पिटिटर उनके लिए आएगा वो उसको आने से रोकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेटिंग अप अ बिजनेस इन द अर्बन एरियाज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो गिल्ड्स होती थी ये सब प्राइसेस पे भी कंट्रोल रखती थी। ये लिखा है ना, दे कंट्रोल्ड कॉम्पिटिशन एंड प्राइसेस एंड प्रिवेंटेड एंट्री ऑफ अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट। तो उनकी एक क्लोज ग्रुप एक मान लीजिए आप होता था जो कि उस एरिया के बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखता था, स्ट्रांग होल्ड था उनका उस बिजनेस के ऊपर। और अगर कोई भी ऑब्वियसली न्यू एंट्री आएगी, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो वो उसको आने से रोकेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक, ठीक है, बैकग्राउंड। अब थोड़े से फीचर्स पढ़ने हैं हमें ब्रिटेन में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के। फीचर्स ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। Now, the merchants supplied money to the peasants in the countryside. They motivated them to produce products for an international market. तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इस फेज में जो मर्चेंट्स होते थे वो पीजेंट्स को विलेजेस में पैसा फाइनेंस करते थे। ठीक है, और उनसे गुड्स प्रोड्यूस करवाते थे इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए। नेक्स्ट, लैंड वॉज बिकमिंग स्कार्स इन विलेजेस। स्कार्स मतलब कम होता जा रहा था धीरे धीरे। Small plots of land were not enough to meet the need of a growing population. Peasants were looking for some additional sources of income. Obviously, पहले जब population कम थी और land abundance में available था, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती थी अपना लाइवलीहुड चलाने में। ठीक है, क्योंकि लैंड एक अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम था। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और लैंड के जो लैंड की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, वैसे वैसे इन लोगों को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने पड़े। ठीक है, सो व्हेन द मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, पीजेंट हाउसहोल्ड्स ईगरली अग्रीड। ठीक है, अब वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही रहे थे, तो जब ये मर्चेंट्स अपने पैसे लेके आए कि आप हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस करो, तो दे रेडिली एक्सेप्टेड दीज पीजेंट्स। ठीक है, by working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. So इनके पास दो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हो गए। आपके अपना जितना भी इनका लैंड बचा है इनके पास, उसको तो कल्टीवेट कर ही रहे हैं, साथ में मर्चेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। वही, क्योंकि इनकी जो कल्टीवेशन से पैसे आ रहे थे, इनकम आ रही थी, वो कम होती जा रही थी, इसीलिए दे वर लुकिंग फॉर दीज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि इन्हें गुड्स के प्रोडक्शन में मिला। इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। इसका मतलब सिंपल है कि पूरी फैमिली ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हो जाती थी। ठीक है, Now, the proto-industrial system was a network of commercial exchanges. It was controlled by merchants. हम ऊपर यही पढ़ते आए हैं। Goods were produced by peasants who worked within their family farms and not in factories. मतलब कोई ऐसे फैक्ट्री हमने देख ही लिया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में देयर वर नो फैक्ट्रीज। तो ये जो भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे गुड्स, ये अपने विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ देयर हाउस या फार्म्स यही करते थे। ठीक है, कोई अलग से फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन नहीं होती थी अभी। द फिनिश्ड प्रोडक्ट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस एंड रीच द मार्केट्स ऑफ लंडन। फ्रॉम लंडन द प्रोडक्ट्स वर सप्लाइड टू द इंटरनेशनल मार्केट। और ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है इनको, मतलब मर्चेंट। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट ने पैसे दे दिए पीजेंट को। अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि मर्चेंट ने मनी सप्लाई किया पीजेंट्स को टू प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, अब मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल करे। ठीक है, सो ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज हमारा पूरा। अब हमें देखना है कि फैक्ट्री कैसे आई, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। ये हमारा टॉपिक है। अभी तक तो हमने देख लिया कि कैसे हाउस होल्ड या फार्म लेवल पे, छोटे लेवल पे
प्रोडक्शन मतलब मास लेवल पे थी, ठीक है, बट फैक्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। पर अब देखते हैं फैक्ट्रीज कैसे आई। सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी, आई थिंक ये हम सबको पता ही है। सो लेट्स रीड। The earliest factories in England came up in 1730s. By late 18th century, there were numerous factories dotting the landscape of England. मतलब there were many factories in England in late 18th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton, but this quantity increased to 22 million pounds by 1787. तो आप डिफरेंस देखिए 1760 एंड 1787, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें डिफरेंस देखिए, कॉटन इन्होंने एग्जांपल लिया है कि 1760s में 2.5 मिलियन पाउंड्स, ठीक है, और इतना ह्यूज जंप हुआ 1787 में कि इट वाज 22 मिलियन पाउंड्स, ऑब्वियसली विच इज ह्यूज जंप। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि कैसे फैक्ट्री कल्चर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक है, ब्रिटेन में, और ऑब्वियसली फिर और जगह भी फैल गया। ये था इंट्रोडक्शन कि फैक्ट्रीज आई कैसे। अब हमें नेक्स्ट करना है बेनिफिट्स ऑफ द फैक्ट्रीज, ठीक है। आई थिंक ये हम सब बना ही सकते हैं अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इजी ही टॉपिक है ये। द फैक्ट्रीज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ऑब्वियसली कि पहले जो काम वो मैनुअली करते थे, अब धीरे धीरे ऑटोमेशन आने लगी, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी मतलब एक लिमिटेड टाइम में वो कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहे हैं, वो बढ़ गया, ठीक है, फैक्ट्रीज के आने से। बिकॉज ऑफ न्यू मशीन्स अ वर्कर कुड प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स इन मच बिगर क्वांटिटीज। एक घंटे में सपोज अगर वो मैनुअली 10 प्रोडक्ट बना रहा था, तो फैक्ट्रीज के आने से एक घंटे में वही वर्कर 100 प्रोडक्ट बना पा रहा है अब, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी। कॉटन टेक्सटाइल्स वर द मेन एरिया इन विच इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड। द कॉस्टली न्यू मशीन्स could be purchased, set up and maintained in the mill, ठीक है, ऑब्वियसली नई है जो फैक्ट्री आई है उसमें मशीन्स हमारी इंस्टॉल्ड होंगी, और नई मशीन्स हैं तो दे आर कॉस्टली, ठीक है। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग द लेबर वॉज मच इजियर इन फैक्ट्रीज देन इट वॉज इन द कंट्री साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है कि मच इजियर। इसका क्या मतलब है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में जब प्रोडक्शन होती थी तो पीजेंट्स को मैनेज करना मुश्किल होता था, क्योंकि वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है, सब अपने फार्म में या हाउस होल्ड में प्रोडक्शन कर रहे हैं। पर यहाँ पर एवरीथिंग केम अंडर वन रूफ, वही मशीन्स लगी हुई है, वही वर्कर्स काम कर रहे हैं, वही प्रोडक्शन चल रही है, तो मैनेजिंग एंड सुपरविजन कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये इजी हो गया ऑफकोर्स, ठीक है। जब एक ही जगह सब चीजें आ गई तो ये चीज इजी हो गई। सो दीज आर द बेनिफिट्स। एफिशिएंसी मैं आपको बता ही चुकी हूं। नाउ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, ठीक है, इस टॉपिक का ये मतलब है कि फैक्ट्रीज आ गई, ठीक है, अब कैसे धीरे धीरे उसने इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को शेप किया, ठीक है, किस पेस पे, किस स्पीड पे उसने चेंज किया इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को, प्रोडक्शन लैंडस्केप को, ठीक है। कॉटन एंड मेटल्स वर द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज अप टू 1840s. कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर, सो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट डाउन कि इनिशियली कॉटन ही लीड कर रहा था। The iron and steel industries grew rapidly with the expansion of railways. The railways expanded in England from the 1840s and in the colonies from 1860s. ठीक है, अब कॉटन के बाद कौन सी इंडस्ट्री आई? आयरन एंड स्टील, ठीक है। सो जस्ट कीप नोटिंग देम डाउन। और ऑब्वियसली आयरन एंड स्टील के आने के बाद वो किस पे असर करेगी? रेलवेज पे, ठीक है, इंटर रिलेटेड है ये दोनों। नाउ बाय 1873 the export of iron and steel from Britain was valued at about 77 million pounds, ठीक है। This was double the value of cotton export. तो कॉटन के बाद कौन सी आ गई, कौन सी लीड करने लगी? आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो अब हम ये पेस देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले कॉटन ने लीड किया, फिर धीरे धीरे आयरन एंड स्टील उठने लगी, और फिर वो इतना लेवल पे आ गई कि उसकी जो
वैल्यू थी वो डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट, उसकी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी वो कॉटन से डबल हो गई, इतना ज्यादा हो गया. At the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors. This shows that the traditional industry could not be displaced by the new industries. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. वो क्या बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज तो आ गई, ठीक है, बट आते ही उन्होंने पूरी वर्कफोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया. जो ट्रेडिशनली काम कर रही थी, जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में हमने पढ़ा, जो वर्कर्स वैसे काम कर रहे थे मैनुअली बेसिकली विदाउट फैक्ट्रीज, एकदम से सबने इंडस्ट्रीज ज्वाइन नहीं की, ठीक है, सब फैक्ट्रीज में नहीं गए एकदम से, ठीक है. जस्ट कितना लिखा है, लेस देन 20%. लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है. एंड दिस शोज दैट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय द न्यू इंडस्ट्रीज. तो एकदम से वो ट्रांजिशन नहीं हुआ ट्रेडिशनल से फैक्ट्रीज पे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से फैक्ट्री पे. द कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज कुड नॉट सेट द चेंज ऑफ पेस इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, बट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस्ड मेनी चेंजेस विच वर ब्रॉट बाय स्मॉल एंड अपेरेंटली ऑर्डिनरी इनोवेशंस, ठीक है. तो वही बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आ गई पर प्रोडक्शन भी शुरू हो गई इंडस्ट्रीज में, पर एकदम से सारी वर्कफोर्स उठ के इंडस्ट्रीज में नहीं आई, ठीक है. तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चल रही थी, ठीक है, वो अभी भी अच्छे खासे लेवल पर ऑपरेट कर रही थी और उनमें भी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुई, थोड़े प्रोग्रेस किया उन्होंने. कैसे? बाय स्मॉल इनोवेशंस, ऑर्डिनरी इनोवेशंस. एग्जाम्पल क्या है? फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स और सच इंडस्ट्रीज. वो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिशनली चल रही थी और इनमें छोटी छोटी इनोवेशन होती रही, ठीक है. नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी टुक अ लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ठीक है. यही हम पढ़ रहे हैं कि आ गई इंडस्ट्रीज पर सबने एकदम से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया. वाई? बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स एंड कॉस्टली रिपेयर स्केयर्ड द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट and the new machines were not as effective as claimed by inventors and manufacturers, ठीक है. तो दो तीन डर थे लोगों के दिमाग में. फर्स्ट तो क्या था? हाई कॉस्ट. ऑब्वियसली मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इट विल बी कॉस्टली. एंड कॉस्टली रिपेयर्स के, अगर समथिंग ब्रेक्स डाउन तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस दैट वाज आल्सो इक्वली कॉस्टली. सो दीज स्केयर्ड द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. जो भी उन चीजों पे पैसा लगा रहा है, अगर कोई भी नई चीज पे आप पैसा लगाओगे, ठीक है, कोई भी पैसा लगाएगा तो वो इंसान थोड़ा डरेगा, कोई भी आपका पैसा लगाते हुए. तो द सेम वाज द केस विद मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि तब आप देखो इंडस्ट्रीज नई नई आई थी, ये सारा कॉन्सेप्ट नया था, एवरीथिंग वाज न्यू टू देम. सो हर कोई थोड़ा सा स्केप्टिकल होगा कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट. सो फर्स्ट पॉइंट वाज दिस, दे वर स्केयर्ड. सेकंड, The new machines were not as effective as claimed by their inventors and manufacturers. तो ये एक skepticism था कि ये जो machines हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पे, क्या ये इतनी इफेक्टिव होंगी, क्या ये इतनी एफिशिएंट होंगी, ठीक है. एक एग्जांपल है, James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model, but for years he could not find any buyers. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. तो क्या बता रहे हैं कि ये steam engine धीरे धीरे डेवलप हुआ और इवॉल्व हुआ, जैसे जेम्स वॉट ने किया, उसके बाद उनके फ्रेंड ने किया, बट उनको बायर्स ही नहीं मिले इस टेक्नोलॉजी के, ठीक है. नई टेक्नोलॉजी तो आ गई बट बायर्स नहीं मिले. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists. तो क्या कहना चाह रहे, स्टीम इंजन बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, हम सबको पता है, बट उसको भी इन्वेंट होने के बाद लोगों ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया इमीडिएटली. इट टुक इट्स टाइम, ठीक है. नाउ historians acknowledge the fact that typical workers in mid-19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and laborer, ठीक है. तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि
मशीन्स के आने से वर्कर्स की वैल्यू एज सच कोई कम नहीं हुई, ठीक है, कि वो ये नहीं मानते थे कि मशीन आ गई तो वर्कर की वैल्यू कम हो गई, दे आर जस्ट रिड्यूस टू हैंड्स दैट ऑपरेट द मशीन, नो, ठीक है। नाउ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, और ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, कि जब ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो धीरे धीरे एक क्या माइंडसेट बन गया था लेटर स्टेज पे कि वर्कर्स आर जस्ट हैंड्स दैट आर ऑपरेटिंग द मशीन, उनको कोई क्राफ्ट पर्सन का दर्जा नहीं दे रहे थे। बट अभी के टाइम में मशीन के आने के बावजूद स्टार्टिंग में उनको एक क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर का दर्जा मिलता था, ठीक है, कि ठीक है मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं बट दे आर इन देम सेल्व्स अ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट हैंड्स ऑपरेटिंग द मशीन। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, now during this period there was no shortage of human labor because of good supply of workers, there was no problem of labor shortage or high wages. As a result, the merchants and industrialists preferred to manage with human labor rather than investing in costly machines. तो ये भी एक important point है कि क्यों टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एक्सेप्ट की लोगों ने, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो अच्छी थी तो मैनुअल लेबर की कमी नहीं थी, शॉर्टेज नहीं थी, ठीक है, और वेजेस की भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर सेम काम उनको कम कॉस्ट पे मिल रहा है मैनुअल लेबर से तो वाई शुड दे इन्वेस्ट इन मशीन्स, ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था, ठीक है। तो इसलिए काफी ओनर्स ने, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी मशीन्स को यूज करना नहीं स्टार्ट किया क्योंकि उनका मैनुअल लेबर से अच्छा काम चल रहा था। इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, gas works and breweries were especially busy through the cold months, so they needed more workers to meet their peak demand. See, I guess you know what are seasonal industries, ठीक है, जिनका साल में पर्टिकुलर मंथ्स सीजन होते हैं, ठीक है। सो अब जब सीजन उनका होगा तो उनमें डिमांड बढ़ जाएगी वर्कर्स की, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, गैस वर्क्स, ब्रूअरीज एटसेट्रा। सो इनकी कोल्ड मंथ्स में ज्यादा डिमांड होती थी, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। जब ऑब्वियसली सीजन होगा इन इंडस्ट्रीज का तो इनको ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर डिसम्बर। At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and spruced up. In all such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. तो आप इसका मतलब समझिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर उनको सीजनल काम चाहिए, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द ईयर काम नहीं चाहिए, सीजनल चाहिए, तो वो मशीन्स एम्प्लॉय करके क्या करेंगे, मशीन्स परचेज करके क्या करेंगे, क्योंकि जिस सीजन में उनका काम है उसमें तो ठीक है उनका काम चल जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द सीजन, रेस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर उनकी मशीन्स खाली है, सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ देयर कॉस्ट, ठीक है। बट वर्कर्स के साथ क्या है, वर्कर्स के साथ ये है कि जब सीजन होगा तो वो उनसे काम ले सकते हैं और जब सीजन नहीं है सो उनको हायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए दे प्रेफर्ड के ऐसी स्पेशली सीजनल इंडस्ट्रीज में दे प्रेफर्ड कि हम मशीन्स को परचेज ना करके वर्कर्स पे ही डिपेंड करें, कि जब हमें ज्यादा वर्कर्स की डिमांड चाहिए तो हम अकॉर्डिंगली उनको हायर कर सकते हैं। पर मशीन्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मशीन्स में ऐसा नहीं हो सकता कि जब काम नहीं है तो आप मशीन्स को बेच दो या बाहर निकाल दो और फिर जब काम है तो दोबारा खरीद लो, नहीं। वंस यू परचेज इट, इट्स योर्स, ठीक है। तो एक ये भी रीजन आप लिख सकते हैं कि धीरे धीरे क्यों एक्सेप्ट की इंडस्ट्रीज, ठीक है, ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुई स्टार्टिंग में। नाउ मशीन मेड गुड्स वर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कुड नॉट मैच द हाई क्वालिटी फिनिश ऑफ हैंडमेड गुड्स, ठीक है। अनदर रीजन, द पीपल फ्रॉम द अपर क्लासेस प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, ठीक है। जो एलीट क्लास थी, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी मेनली, उनको मशीन मेड गुड्स थोड़े चीप लगते थे, ठीक है। उनको लगता था नहीं, हैंडमेड गुड्स की अपनी ग्रेस है and we will prefer them. Handmade products came to symbolize refinement and class. They were better finished, individually produced and carefully designed. कि मशीन में तो क्या होता था, एक स्टैंडर्ड आइटम प्रोड्यूस होते जा रहा है लार्ज स्केल पे, पर हैंडमेड जो है वो कस्टमाइज हो सकता था, ठीक है, फॉर पीपल। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, ठीक है। जो
जो नेटिव लोग होते थे वहां के, ठीक है, उनके यूज के लिए जो वो क्या प्रेफर करते थे कि उनके यूज के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस हो वो हैंडमेड ही हो, मशीन मेड ना हो। तो जो मशीन मेड गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस किया जाने लगा, ठीक है। The situation was different in 19th century America. There was shortage of labor in America and hence mechanization was the only way out in that part of the world. So please remember, ऊपर जो हमने सारा पढ़ा that is about Europe, ठीक है। यूरोप में ये सब था, वर्कर्स की कमी नहीं थी तो लोग मशीन्स को प्रेफर अभी नहीं कर रहे थे। बट यूएस अमेरिका में देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर्स, ठीक है। सो मशीन्स वर मोर रेडिली एक्सेप्टेड एज कम्पेयर टू यूरोप। तो अमेरिका में मशीन्स वर मोर रेडिली एक्सेप्टेड एज कम्पेयर टू यूरोप बिकॉज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो मीट द डिमांड, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीन्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑफ वर्कर्स। देयर वॉज लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। ये कॉमन स्टोरी है, ठीक है, कि जब भी आपकी जॉब्स बढ़ेंगी तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ जॉब्स, ठीक है। फाइंडिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस। People without existing social connections in the cities found it difficult to find a job. Obviously, if you have someone known, ठीक है, in the city, so it becomes easy to find a job, especially in those days. Many people had to wait for long periods before they could get a job. Such people often had to spend nights on bridges or in night shelters. Those who were jobless, जिनको अभी जॉब नहीं मिली थी सिटी में आके, तो उनको नाइट शेल्टर्स में रात गुजारनी पड़ती थी। Some private individuals set up night refuges. The poor law authorities maintained casual wards for such people. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसे चेंज हुई, क्या थी और फिर कैसे चेंज हुई। Many jobs were seasonal in nature, जैसे हमने ऊपर देखा। Once a busy season was over, the poor were once again on the streets. तो यही रीजन था एम्प्लॉयर्स इनको प्रेफर करते थे ओवर मशीन्स, क्योंकि वंस द बिजी सीजन इज ओवर आप वर्कर्स को हायर कर देते थे, ठीक है। सो दे वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन इन सर्च ऑफ अ जॉब। While some people returned to the countryside, many stayed back to look for some odd jobs, ठीक है। So कुछ लोग ऐसे जब सीजन ओवर हो जाता था, बिजी सीजन, तो वो गांव वापस लौट जाते थे, ठीक है। पर कुछ लोग रह के और जॉब ढूंढते थे, और जॉब्स, कोई भी छोटी मोटी जॉब, जब तक दोबारा सीजन ना आ जाए। और there was some increase in the wages in the early 19th century. It is difficult to arrive at figures from various trades and fluctuations which happened from year to year. This period of employment was also critical in determining the quality of a life of a worker. इनमें थोड़े फैक्ट्स दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द बेस्ट ऑफ द टाइम्स टिल द मिड 19th century, about 10% of urban population was extremely poor, ठीक है। During the periods of economic slump, the unemployment increased anything between 35 to 75%. तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं थी, ठीक है, वर्कर्स की लाइफ की और एम्प्लॉयमेंट की। और देयर वाज सम इंक्रीज इन द वेजेस, पर क्योंकि फ्लक्चुएशंस इतनी होती थी तो एक डेफिनेट फिगर पे आना थोड़ा मुश्किल है। ओके ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्पिनिंग जेनी का, ये आप प्लीज अच्छे से देखिए क्या है। वर्कर्स ऑफन टर्न हॉस्टिल टू न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब भी कोई नई मशीन आएगी, ठीक है, ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली वर्कर्स को लगेगा कि हमारी मैनुअल लेबर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल बी फायर्ड फॉर एग्जाम्पल। सो दे रेजिस्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी, वो नहीं चाहते थे कि आए। For example, when spinning jenny was introduced, women began to attack the new machines because they survived on hand spinning. तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी एक इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो कि मैनुअल लेबर की थोड़ा कम कर देती थी मैनुअल लेबर को, तो जो भी विमेन हैंड स्पिनिंग पे सरवाइव करती थी, अपना लाइवलीहुड उससे बनाती थी, सो उन्होंने उसको अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। आफ्टर द 1840s,
द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज इन द सिटीज, ठीक है, एक नया सेक्टर आया. दिस ओपन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब स्टार्ट हुआ तो अब डिमांड बढ़ेगी वर्कर्स की. सो रोड्स वर वाइडेड, न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, रेलवे लाइंस वर एक्सटेंडेड, टनल्स डग, ड्रेनेज सीवर्स लेड एटसेट्रा, रिवर्स एम्बैंक्ड सॉरी. तो ये सब कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है. धीरे धीरे ये सब डेवलप होने लगा. सो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डबल्ड in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. So इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी धीरे धीरे. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. ठीक है, तो ये अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया यूरोप का मेनली. ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी इंडियन टेक्सटाइल्स. इंडिया में कैसे आया धीरे धीरे. हर चैप्टर में हम यही करते हैं, पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पढ़ते हैं, उसके बाद इंडिया पे फोकस करते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस एंड वील बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर सून. थैंक यू.